नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग भी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी सुनाऊं उससे पहले एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जिसमें जो शख्स यह दावा कर रहा है उसके बारे में बताता हूँ। दरअसल वह शख्स अमेरिका के वाशिंगटन का रहने वाला है और उसका नाम है शेरन मिलीमैन। एक महिला है और 62 साल की उसका उम्र है। और उसने यह दावा किया अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पर यह उनका वीडियो है देखने के लिए मिल रहा था कि 62 साल की जो शेरन मिलीमैन है, उनका कहना है कि दरअसल वह 4 दफ़ा भगवान से मिल चुकी है। 4 दफ़ा उसका मृत्यु हुआ और 4 दफ़ा मृत्यु होने के बाद भगवान से मिली भी और कायदे से भगवान के साथ उसका बातचीत भी हुआ और फिर वह चारों दफ़ा जो है जिंदा हो गई। फिलहाल जो उनका यह दावा सोशल मीडिया पर और बाकी अन्य प्लेटफॉर्मों पर जो है तैर रहा है। बताते चले कि जो शेरन मिलीमैन है, उनका कहना है कि दरअसल जब वो 13 साल की थी तब समुद्र में तैरने के दौरान, समुद्र में नहाने के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। कोस्ट गार्ड के जो लोग रहते हैं वह उसके बॉडी को बरामद करते हैं, फिर बाद में सांसें चलने लगती है। तो उस समय भी एक बार वह मृत्यु हुआ था और भगवान से मिली थी, फिर बातचीत की थी, फिर बाद में उसका सांसें चलने लगी थी। ऐसा शेरन मिलीमैन का कहना है। उसके बाद फिर 43 साल की उम्र में भी घर के बाहर थी और आसमान से जो है बिजली गिरा, उस बिजली के चपेट में वो आई, लेकिन फिर बाद में वह जिंदा हो गई। फिर 2016 में भी दवा के बीमार पड़ी थी, दवा खाई थी, उसके बाद जो है दवा का रिएक्शन हुआ था, उसका हालत ख़राब हुआ था, फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर हॉस्पिटल पहुंची, उसके कुछ समय के बाद उसकी जो है सांसें चलने लगी। और 2017 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जिसका वह दावा कर रही थी कि उससे भी उसका मृत्यु हुआ था, फिर भगवान से मिली और फिर उसके बाद जो है वह जिंदा हो गई। तो यह चारों दफ़ा शेरन मिलीमैन का कहना है कि उसने मृत्यु को गले लगाया, उसके बाद फिर भगवान से मुलाकात भी हुई, भगवान से बातचीत भी हुई और फिर जो है उसका सांसें चलने लगता है, फिर वह जिंदा हो जाती है। तो अभी इस दावा में कितना सच है अभी तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन की रहने वाली जो यह महिला शेरन मिलीमैन है, उसका यह दावा गुड न्यूज़ था, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, एक शॉक करने वाला न्यूज़ था। तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूँ। अभी हाल में ही यह शेरन मिलीमैन का जो है इंटरव्यू बहुत सारे सोशल मीडिया, बहुत सारे न्यूज़पेपर, ना केवल अमेरिका बल्कि भारत के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर पे छपा था। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हुआ, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब आप बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 10 लाख की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत इस तरह के बहुत कम क्राइम होते हैं जिसमें कातिल जो है वह कत्ल करने के बाद शुरू से ही पुलिस के पास रहता है, लेकिन काफ़ी वर्षों लग जाते हैं पुलिस को उस कातिल के पास पहुंचने में। दरअसल आज की जो कहानी है वह केरल में एक पथनामथिट्टा जिला है और उसी में एक उलाद गांव है। वहीं पर रहने वाले जनार्दन नायर, जिनका उम्र लगभग 60-65 साल था और सरकारी जॉब से रिटायर हुए थे। और यह कहानी जो है 2006 की है, 26 मई 2006 की तारीख थी। पति पत्नी बुजुर्ग थे, घर में ही रहा करते थे और बाकी जो लड़के बच्चे लोग थे वे लोग अपना अपना जॉब में घर से बाहर रहा करते थे। तो कुल मिला करके सब चीज़ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा था, धीरे धीरे जनार्दन नायक को अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। वो अपनी पत्नी पर शक करने लगते हैं, उसके कैरेक्टर पर, उसके आचरण पर। और इसी शक के कारण 26 मई 2006 की तारीख को वह अपनी पत्नी, जिसका नाम रमा देवी रहता है, घर में ही कत्ल कर देते हैं। घर में कत्ल करने के बाद जो है किसी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि घर में वही बुजुर्ग दोनों रहा करते थे, बाकी लड़के बच्चे लोग वे लोग अपने जॉब में बाहर रहा करते थे। तो फिर वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, लाश जो रमा देवी का रहता है उसको बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और बाकी जो भी मौका वारदात पर एविडेंस मिलते हैं, खून और बाकी चीज़ों के जो एविडेंस, उसको कलेक्ट करती है। कायदे से रमा देवी के हाथों में भी जब फॉरेंसिक की टीम और बाकी चीज़ें कलेक्ट कर रही थी तो उसके हाथों में कुछ बाल के टुकड़े भी मिले थे। फॉरेंसिक की टीम उसको भी, पुलिस जो है उसको भी कलेक्ट करवाती है और सारा चीज़ टेस्ट के लिए भेज देती है। आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जिस जगह पर, जिस गांव में रमा देवी अपनी पत्नी जनार्दन नायर के साथ रहा करती थी, उसी आसपास के घर के अगल बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और एक आध दो मजदूर वहां पर देखे गए थे। अब पुलिस का शक जो है उन मजदूरों के ऊपर बढ़ता है। अब उन मजदूर का खोज करती है पुलिस, काफ़ी दिनों तक खोज करती है। जो शख्स उन मजदूरों को देखे थे उन लोगों से स्केच कायदे से बनवाती है, लेकिन वह मजदूर जो जनार्दन नायर के घर के
पास दिखा था वह मिलता नहीं है। धीरे धीरे पुलिस भी इस केस को भूल जाती है। लेकिन जनार्दन नायर जो रहते हैं वो अपनी पत्नी रमा देवी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस से गुहार लगाते हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से मिलते हैं। लेकिन दिन के बाद महीना और महीना के बाद साल दर साल बीतते जाता है और फिर जो है 2007 आ जाता है। 2007 आने के बाद जो है जनार्दन नायर अपनी पत्नी का जो केस रहा था उसमें कातिल पुलिस पकड़ नहीं पाती है, जिसके कारण वे काफ़ी दुख महसूस करते हैं। फिर वे जो है केरल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा, वो केरल हाई कोर्ट को ये बताते हैं कि दरअसल जो केरल पुलिस है वह कातिल को नहीं पकड़ पा रही है, इसलिए जो लोकल थाना है वह सही से जांच नहीं करी, इसलिए आप जो मेरी पत्नी रमा देवी का जो कत्ल का केस है उसको स्पेशल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर देने के लिए रिक्वेस्ट हाईकोर्ट में रखते हैं। हाईकोर्ट उन सारी रिक्वेस्ट को देख जनार्दन नायर की पत्नी रमा देवी का जो है कत्ल हुआ था और पुलिस जो है कातिल तक पहुंच नहीं पाई। जो चश्मदीद ने जिस मजदूर के ऊपर शक जताया था उस मजदूर का भी पता नहीं लगा पाई, इसलिए केरल हाई कोर्ट भी जो है इस केस को स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंपने का निर्देश देती है। उसके बाद 2007 में के ही लास्ट में यह केस जो है स्पेशल क्राइम ब्रांच के पास चल जाता है। अब स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम जो है सारी चीज़ें एक एक चीज़ दोबारा रिक्रिएट करते हैं, जहां पर कत्ल हुआ था उस घर में जा कर के उस सीन को रिक्रिएट करते हैं क्या। और जैसा कि शुरुआत में ही जब पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचा था और जनार्दन नायर से पूछताछ किया था तो पता चला था कि वो सारा चीज़ उस डायरी में केस डायरी में लिखा हुआ था कि उस मौका वारदात पर पहुंचने वाले सबसे पहले शख्स जो थे वो जनार्दन नायर थे और घर का अंदर से दरवाज़ा बंद था। जनार्दन नायर ने बाहर से दरवाज़ा किसी तरह से खोला था। तो अब पुलिस के पास यह था कि कत्ल अगर अंदर हुआ है और कायदे से दरवाज़ा भी बंद और पहला शख्स जो है वह जनार्दन नायर खुद रमा देवी का पत्नी है जिसने लाश को देखा, तो पुलिस का शक थोड़ा सा उसके ऊपर बढ़ता है जो स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम रहती है। लेकिन कोई भी एविडेंस कुछ भी ऐसा पुलिस को मिलता नहीं है। क्राइम ब्रांच की टीम जो है मौका वारदात पर उस तरह का सीन रिक्रिएट करती है, उस तरह के दरवाजे जैसा उनका पहले का दरवाज़ा था उस तरह का दरवाज़ा लगाती है और जिस तरह से जनार्दन नायर ने घर का दरवाज़ा बाहर से खोला था वो सारा चीज़ उसी तरह से रिक्रिएट करती है। और उस दिन 26 मई 2006 की तारीख को आखिर रमा देवी के साथ क्या हुआ था, क्राइम ब्रांच की टीम उस चीज़ को समझने का कोशिश करती है कि आखिर किस तरह से कत्ल को अंजाम दिया था। सारा चीज़ जो है क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी के साथ जो जूनियर अधिकारी रहते हुए सारा चीज़ तफ्तीश करते, सीन को रिक्रिएट करने के बाद एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, जांच करते हैं। तभी उन लोगों का नज़र जो है जो उस समय 2006 में फॉरेंसिक टीम ने रमा देवी के हाथ से जो बाल के नमूने बरामद किए थे उसका जो टेस्ट कराया गया था उस टेस्ट के ऊपर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। जब दूसरी बार क्राइम ब्रांच की टीम जो है केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो सबसे ज़्यादा शक रमा देवी का जो पति जनार्दन नायर था उसी के पास जाता है, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा बंद था। जनार्दन नायर ने खुद कहा था कि उसने दरवाज़ा बाहर से किसी तरह से खोला और पहला वही शख्स था जिसने अपनी पत्नी का शव डेड बॉडी देखा। तो क्राइम ब्रांच की टीम उस बाल का जो डीएनए रहता उस डीएनए का मिलान जनार्दन नायर से करने का निर्णय लेती है, क्योंकि और कोई चश्मदीद और कोई गवाह और कोई ऐसा शक करने वाला कोई चीज़ था नहीं क्राइम ब्रांच के पास और ना ही पुलिस के पास शुरू से। तो क्राइम ब्रांच की टीम जो इस बार एक कदम आगे बढ़ाती है और जनार्दन नायर का जो है डीएनए सैंपल लेकर के रमा देवी के हाथ में जो बाल मिले थे उसके डीएनए से मैच करने का कोशिश करती है। और जब फॉरेंसिक की टीम उस दोनों सैंपल को मैच करती है तो पता चलता है कि वह रमावती देवी का जो हाथ में बाल मिला था वह जनार्दन नायर का ही था। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था, यानी क्राइम ब्रांच के पास। अब क्राइम ब्रांच की टीम जनार्दन नायर को उठाती है और तफ्तीश से पूछताछ करती है। जब शुरुआत में जनार्दन नायर टूट जाता है वो बताता है कि दरअसल उसको अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था और इसी बात को लेकर के उस दिन 26 मई 2006 को वह किसी शख्स से बात कर रही थी, जिस फ़ोन पर बात करने को लेकर के जनार्दन नायर गुस्सा हो जाते हैं और इन लोगों में छोटी मोटी नोकझोंक होती है। लेकिन जनार्दन नायर गुस्से से अपने पत्नी का गला दबा देते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं गला दबाने का पहले। और इसी दौरान जो है जनार्दन नायर का जो गला अपनी पत्नी रमा देवी का गले में ज़्यादा जोर से दब जाता है, जिसके कारण उसका मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस जद्दोजहद में जो जनार्दन नायर की पत्नी रमा देवी रहती है वह जनार्दन नायर के सर के बालों को पकड़ लेती है और वह बाल जो है
उसके बाल के कुछ टुकड़े, बाल के कुछ अंश जो है उसके हाथों में रह जाते हैं। उसके बाद 11 जुलाई 2024 को स्पेशल क्राइम ब्रांच जो है वह जनार्दन नायन को गिरफ्तार करती है, सारा कहानी सुनने के बाद और क्यों उसने अपने पत्नी का कत्ल किया। तो यह शुरू से यह केस ऐसा था जिसमें पुलिस के सामने शुरू से एविडेंस था, लेकिन शायद पुलिस ने कभी भी जनार्दन नायन के ऊपर शक ही नहीं किया और ना ही उस जो रमावती देवी के हाथ में बाल मिले तो उसका डीएनए उसके पति से मिलान करने का कोशिश किया। इसी के कारण 17 साल लग गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बात शायद जनार्दन नायन कभी पकड़ में ही नहीं आता, क्योंकि 2007 में जब पुलिस जब 1 साल तक उसके पत्नी रमा देवी का कातिल को पकड़ नहीं पाई, तब जनार्दन नायन के दिमाग में एक बात आता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो लोगों का, पुलिस का शक शायद आगे चल करके उसके ऊपर आ सकता है। इसलिए उसने 2007 में ही केरल हाई कोर्ट में अपील करता है कि लोकल पुलिस जो है उसकी पत्नी का जो है केस सही से हैंडल नहीं करी, इसलिए यह केस जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाए। और उसके बाद जो है केरल कोर्ट जो हाई कोर्ट जो है इस केस को स्पेशल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर देता है। बस उसकी इसी एक गलती के कारण जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के साथ एक एक चीज़ को बारीकी से तफ्तीश करती है और फिर जो है वह 2024 में 11 जुलाई 2024 को वह गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।